गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी द्रव हीलियम के बारे में। द्रव हीलियम के जो असामान्य व्यवहार है उनको हमने देखा था। आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक के बारे में, वो है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम या फिर कहिए नस्ट ऊष्मा प्रमेय, नस्ट ऊष्मा थ्योरम, नस्ट हीट थ्योरम। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम को देखने से पहले, इसको पढ़ने से पहले हमें तीन चीज़ें अच्छे से समझनी होगी। तीन चीज़ें कौन कौन सी है? एक हमें समझना होगा एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट, एंट्रोपी क्या होती है। दूसरा हमें समझना पड़ेगा परम शून्य ताप क्या होता है। थर्ड चीज़ जो हमें समझनी है वो होगी परफेक्ट क्रिस्टल, शुद्ध क्रिस्टल। ये तीनों को हमें सबसे पहले समझना होगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करें एंट्रोपी की। तो एंट्रोपी क्या होती है? किसी भी निकाय के डिसऑर्डरनेस का एक माप होती है, डिसऑर्डरनेस को मेजर करती है एंट्रोपी। ठीक है, तो रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस किसे कहते हैं कि मान लीजिए एक रूम में, एक बच्चे का रूम ले लीजिए। एक बच्चे के कमरे में क्या होता है, सामान अस्त व्यस्त पड़ा होता है, कहीं भी कुछ भी सामान बिखरा पड़ा है। और एक आप एडल्ट का रूम ले लीजिए, उसके रूम में हर एक सामान व्यवस्थित तरीके से रखा होगा। तो जिस रूम में सामान अस्त व्यस्त तरीके से रखा है वो रूम का डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होगा, यानी कि उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। और जिस रूम में सामान व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है वहाँ पर एंट्रोपी कम होगी। ठीक है, तो इसी तरह का हमारे ऊष्मागतिकी निकायों में भी होता है। द्रव, ठोस और गैस की अगर बात करें तो ठोस में क्या होता है? ठोस में मान लीजिए ठोस है तो सारे अणु एक अरेंजमेंट में होते हैं और बिल्कुल पास पास होते हैं। ये ठोस है। क्या है? ये ठोस है। इसी तरह से द्रव की बात करूं तो अणु क्या है? थोड़े दूर दूर है। इस तरह से अणु है, वो थोड़े दूर दूर हैं। बात करें गैस की तो गैस क्या है? संपूर्ण आयतन में इस तरह से फैली हुई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक अणु को गति करने के लिए बहुत ही कम जगह मिल रही है, यानी कि अणु के पास गति करने के लिए ऊर्जा बहुत कम है, उसके पास गतिज ऊर्जा बहुत कम है, जिस कारण वो इधर उधर मूव नहीं कर पा रहा है और एक वो अरेंजमेंट में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर एंट्रोपी कम होगी। बात करें द्रव की तो यहाँ पर अणु गति करने के लिए स्वतंत्र तो है, लेकिन कहाँ? केवल और केवल इस पात्र के अंदर। यदि भी ये पात्र खुला हुआ भी है तो द्रव के अणु केवल इस पात्र के अंदर ही गति करेंगे और इसकी काइनेटिक एनर्जी, इस अणु की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा इसकी अपेक्षा ज़्यादा होगी और वो इस पात्र में गति कर पाएंगे। यानी कि इसकी जो डिसऑर्डरनेस है या कहें एंट्रोपी है वो ठोस की बजाय ज़्यादा है। ठीक है, एंट्रोपी की यहाँ बात कर रहे हैं। अब बात करें गैस की तो गैस के अणुओं में क्या होता है कि गैस के अणु के पास इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि ये पात्र के अंदर तो गति कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ये पात्र के बाहर भी गति कर सकते हैं। ठीक है, पात्र के बाहर भी गति कर सकते हैं, इतनी इसके पास गतिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर इसका डिसऑर्डरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि ये अंदर तो है ही है, साथ में बाहर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर डिसऑर्डरनेस ज़्यादा हो गया, यानी कि इसकी एंट्रोपी ज़्यादा हो गई। ये होता है एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट। तो एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट के लिए हमने सबसे पहले किसकी बात करी? गतिज ऊर्जा की। जिसके पास जितनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होती है। ये है डिसऑर्डरनेस का मेजर। तो इसको क्या कहेंगे हम? एंट्रोपी को मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। ठीक है, अब बात करते हैं परम शून्य ताप की। तो परम शून्य ताप किसे कहते हैं? 0 केल्विन को कहते हैं। सबसे पहली बात, अगर इसकी बात हम डिग्री सेंटीग्रेड में करें, ये क्या है? केल्विन में है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में अगर इसको हमको बताना हो तो सेंटीग्रेड पैमाने में और केल्विन पैमाने में क्या रिलेशन होता है? C = K-273। ये होता है डिग्री और केल्विन पैमाने में संबंध। तो केल्विन का मान यहाँ पर 0 है। ठीक है, 0 केल्विन परम शून्य ताप की बात कर रहे हैं।
-273, यानी कि सेल्सियस पैमाने में -273 डिग्री सेंटीग्रेड को हम परम शून्य ताप कहेंगे। ठीक है, और परम शून्य ताप क्या होता है? जिस ताप पर निकाय में उपस्थित कणों का, निकाय में उपस्थित अणुओं का, परमाणुओं का एक तरह से मोशन बिल्कुल रुक जाता है, वो किसी प्रकार की गति नहीं करते। तो इस ताप पर क्या होगा? अणुओं की गति नहीं होती है, अणुओं की गति पूरी तरह से रुक जाती है। इसे कहते हैं परम शून्य ताप। अब बात करें शुद्ध क्रिस्टल की। परम शून्य ताप हमने देख लिया, अब बात करते हैं शुद्ध क्रिस्टल की। तो शुद्ध क्रिस्टल क्या होता है? एक प्रकार का ऐसा क्रिस्टल होता है जिसमें अणुओं का या परमाणुओं का या आयनों का एक पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है। देखिए, ये मान लीजिए अणु हैं या परमाणु हैं, परमाणु मान लीजिए, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है वो लॉन्ग पीरियड तक चलता ही रहेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? शुद्ध क्रिस्टल कहेंगे। अब ज़रूरी नहीं कि इसी तरह का अरेंजमेंट हो, इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का अरेंजमेंट हो सकता है, या फिर इस तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। किसी भी तरह का अरेंजमेंट हो, लेकिन कोई ना कोई अरेंजमेंट ज़रूर होगा और वो लॉन्ग पीरियड तक चलता रहेगा, तब उसे हम कहेंगे शुद्ध क्रिस्टल या परफेक्ट क्रिस्टल। तो ये तीनों चीज़ें हमने समझ ली है कि एंट्रोपी क्या है? मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस है। परम शून्य ताप क्या है? ऐसा ताप जहाँ पर अणुओं की गति पूरी तरह से रुक जाती है, इसे कहते हैं परम शून्य ताप। तीसरा है शुद्ध क्रिस्टल। शुद्ध क्रिस्टल ऐसा क्रिस्टल होता है जिसमें अणुओं का या परमाणुओं का या आयनों का अरेंजमेंट जो है वो एक लॉन्ग पीरियड तक चलता है, उसे कहा जाता है शुद्ध क्रिस्टल। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, NaCl को कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल कि NaCl एक कैसा क्रिस्टल है? शुद्ध क्रिस्टल है। एक और बात हम देखें कि परम शून्य ताप जो है, हमने लो टेम्परेचर्स प्राप्त करने की कई विधियाँ देखी है, जिसमें हमने बात करा था कि सबसे पहले हमने देखी थी मिश्रण के द्वारा शीतलन, फिर हमने देखा था रिड्यूस्ड प्रेशर पर द्रवों के बाष्पन द्वारा शीतलन, फिर हमने देखा था जूल थॉमसन प्रसार द्वारा शीतलन, फिर रीजनरेटिव कूलिंग हमने देखी थी, और उसके बाद हमने देखा था लवणों का, अनुचुंबकीय लवणों का विचुंबकन द्वारा शीतलन। ये सभी विधियां हमने देखी थी। तो हमने क्या कहा था कि रीजनरेटिव कूलिंग तक हम किस ताप तक पहुंचे थे? रीजनरेटिव कूलिंग तक हम पहुंचे थे 0.25 केल्विन टेम्परेचर तक हम पहुंच गए थे। किसकी हेल्प से? रीजनरेटिव कूलिंग की हेल्प से। उसके बाद हमने किया था रीजनरेटिव कूलिंग के बाद विचुंबकन किया था। विचुंबकन के द्वारा हम 10⁻³ केल्विन ताप तक पहुंच चुके थे। तो यहाँ पर हमने किसका विचुंबकन किया था? लवणों का विचुंबकन किया था। और लवणों में क्या होंगे? अणु होंगे या परमाणु होंगे, और परमाणुओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है। ये परमाणु का ये नाभिक है, ये क्या है? नाभिक, जिसमें प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, और बाहर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब विचुंबकन करवाया जाता है तो इन इलेक्ट्रॉनों का विचुंबकन होता है। किसका विचुंबकन होता है? इलेक्ट्रॉन का विचुंबकन होता है। इस इलेक्ट्रॉन के विचुंबकन के कारण 10⁻³ केल्विन ताप तक पहुंचा जाता है। लेकिन आप अगर इसकी बात करें नाभिक की, तो नाभिक में क्या क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इन दोनों का भी अपना चुंबकीय आघूर्ण होता है, यानी कि इसको भी चुंबकित किया जा सकता है और फिर विचुंबकित किया जा सकता है। जो भी अनुचुंबकीय पदार्थ हैं उनका चुंबकन और विचुंबकन किया जा सकता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास भी अपना एक चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो इनका भी हम विचुंबकन करवा सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि यदि नाभिक का विचुंबकन करवाया जाए, नाभिक का अगर हम विचुंबकन करवाएं तो हमें कितना टेम्परेचर मिल सकता है? 10⁻⁻6 केल्विन ताप मिल सकता है। इतना निम्न ताप हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये मतलब जितना हमने अब तक प्रयोग किए
हैं उन प्रयोगों के माध्यम से सबसे कम ताप जिस पर हम पहुँचे हैं वो है 10⁻⁻⁶ केल्विन। फिर भी इस ताप को हम परम शून्य ताप नहीं कह सकते, क्योंकि परम शून्य ताप 0 केल्विन है। तो कितने ही हमने प्रयत्न किए, कितने ही हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर भी हम परम शून्य ताप तक नहीं पहुंच सके। तो यानी कि परम शून्य ताप की जो हमने डेफिनेशन ली है वो एक तरह से परिकल्पना है, आदर्श स्थिति है। इस ताप तक पहुंच पाना असंभव है। फिर भी हमने बहुत कोशिश की कि हम इसके नज़दीक पहुँचे और हम 10⁻⁻⁶ केल्विन ताप तक पहुँच गए, और आगे भी अभी प्रयास जारी है कि हम और भी निम्न ताप तक पहुँच सकें। अब हम बात करते हैं, ये तीनों हमने समझ लिए हैं। अब हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या कहता है। तो ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए, शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ के लिए 0 केल्विन ताप या परम शून्य ताप आप कह लीजिए, परम शून्य ताप पर एंट्रोपी शून्य होती है। यानी कि at T = 0 केल्विन एंट्रोपी इज 0। या आप कह सकते हैं इस नियम के अनुसार यदि किसी भी पदार्थ की एंट्रोपी परम शून्य ताप पर 0 नहीं है तो ऐसे पदार्थ को शुद्ध क्रिस्टलीय नहीं कहा जाएगा। ये शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ नहीं होगा। ये हमारा ये नियम कहता है कि यदि किसी भी पदार्थ की एंट्रोपी 0 केल्विन ताप पर 0 के बराबर नहीं है तो वो पदार्थ शुद्ध क्रिस्टलीय नहीं होगा। इसकी व्याख्या के लिए बोल्ट्जमैन का जो नियम है, एंट्रोपी का नियम, उसकी सहायता हम लेते हैं। देखिए, बोल्ट्जमैन का जो नियम है उसके अनुसार एंट्रोपी क्या होती है, K log W। W क्या है यहाँ पे, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है, ऊष्मागतिकी प्रायिकता है। और ऊष्मागतिकी प्रायिकता क्या होती है कि एक निकाय में अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं, मतलब कई सारे परमाणु होते हैं या अणु होते हैं, हर एक की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। तो वहाँ पर कई तरह के ऊर्जा स्तर बन जाते हैं। इस तरह से ऊर्जा स्तर बन जाते हैं कई तरह के। किसी अणु की ऊर्जा इस ऊर्जा स्तर के बराबर है, किसी अणु की ऊर्जा इस ऊर्जा स्तर के बराबर, किसी की इसके बराबर और किसी की इसके बराबर। तो कई सारे ऊर्जा स्तर हो गए हैं। तो किसी भी ऊर्जा स्तर में अणु के पाए जाने की जो प्रायिकता होती है उसे ही कहा जाता है W, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, ऊष्मागतिकी प्रायिकता। फिर से रिपीट करूं कि किसी भी अणु के एक निश्चित ऊर्जा स्तर में पाए जाने की जो प्रायिकता है उसे कहा जाता है ऊष्मागतिकी प्रायिकता। अब हम बात करें कि 0 केल्विन ताप पर, T = 0 केल्विन ताप पर इस ऊष्मागतिकी गतिक प्रायिकता का मान क्या होगा। तो हमने कहा कि 0 केल्विन ताप, परम शून्य ताप, एक ऐसा ताप है जहाँ पर सभी अणुओं की गति रुक जाती है, पूरी तरह से रुक जाती है। यानी या फिर ये कह दें कि उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो मिनिमम होती है। मिनिमम होने का मतलब ये है, 0 होने का मतलब ये है कि सारे के सारे अणुओं की ऊर्जा क्या है, निम्नतम ऊर्जा स्तर में आ गई है। यहाँ पे ऊर्जा स्तर बढ़ते हुए क्रम में है। तो 0 केल्विन ताप एक ऐसा ताप है जहाँ पर सभी अणुओं की ऊर्जा इस निम्नतम ऊर्जा स्तर के बराबर हो गई है। यानी कि सभी अणु क्या है, एक ही ऊर्जा स्तर में पाए जाएंगे। यानी कि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर केवल और केवल एक ही ऊर्जा स्तर में सभी अणु पाए जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि T = 0 केल्विन पर थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी का मान 1 है और log 1 क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए
एंट्रोपी का मान 0 हो जाएगा 0 केल्विन ताप पर। ये सब किसके लिए? शुद्ध क्रिस्टल के लिए, शुद्ध क्रिस्टल के लिए। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ। थर्ड लॉ के एप्लीकेशन से हम क्या बता सकते हैं कि हम देखिए एंट्रोपी, सबसे पहले इस बात को समझिए कि जो एंट्रोपी है ये स्टेट फंक्शन है। कई तरह के स्टेट फंक्शंस हमने देखे हैं, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, कई तरह के स्टेट फंक्शंस हमने देखे हैं। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका मान निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। और स्टेट फंक्शन का कभी भी आप एब्सोल्यूट मान नहीं निकाल सकते, परम मान नहीं निकाल सकते। वहाँ पर आप चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हो, डेल्टा एस तो निकाल सकते हो जो कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा। इस डेल्टा एस का मान तो आप निकाल सकते हो, लेकिन आप किसी भी निश्चित ताप टी पर आप एस का मान नहीं निकाल सकते, एस टी आप पता नहीं कर सकते। ये होता है स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन। लेकिन जो थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ है वो हमें ऐसी फैसिलिटी देता है एक तरह से, जिसकी सहायता से हम एस टी का मान यानी कि एक निश्चित ताप पर भी एंट्रोपी का मान निकाल सकते हैं। तो ये हमें क्या देगा? एब्सोल्यूट एंट्रोपी का मान देगा। ये इसका एक एप्लीकेशन हो गया है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने कहा कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। ये जो एंट्रोपी है वो एक स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन की हम एब्सोल्यूट यानी कि निरपेक्ष मान नहीं निकाल सकते, और हम उसका क्या कर सकते हैं? डेल्टा एस निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ये डेल्टा एस निकाल सकते हैं और उसका निरपेक्ष मान नहीं निकाल सकते, हमेशा सापेक्ष मान निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें किसी न किसी को एक तरह से रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो सापेक्ष मान तो हम निकाल सकते हैं एंट्रोपी का, लेकिन निरपेक्ष मान नहीं निकाल सकते क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है। लेकिन ये संभव हुआ, निरपेक्ष मान निकालना संभव हुआ ऊष्मागतिकी के थर्ड लॉ से। तो देखिए डेल्टा एस को हम क्या कहेंगे? मान लीजिए हमने कोई एक निकाय लिया है, ए निकाय है, इसका हमें टी ताप पर क्या निकालना है? एंट्रोपी निकालना है, एस टी निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मान लीजिए हमने इस निकाय को 0 केल्विन ताप पर रखा पहले। ठीक है, ये हम केल्विन में ताप ले रहे हैं, तो इस पर जो एंट्रोपी होगी उसके साथ में हमको डेल्टा एस को लिखना है। देखिए 0 केल्विन ताप से हम टी ताप पर पहुँचे, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? यहाँ पर डेल्टा एस हो जाएगा आपका एस टी अंतिम स्थिति पर एंट्रोपी माइनस प्रारंभिक स्थिति पर एंट्रोपी। अब देखिए हम ऊष्मागति के तृतीय नियम का उपयोग करते हैं, तो तृतीय नियम से हम क्या कह सकते हैं? बाय थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख सकते हैं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से हम लिख सकते हैं शुद्ध क्रिस्टल के लिए S इज इक्वल टू 0, S0 इज इक्वल टू 0 किसके लिए लिखेंगे हम? शुद्ध क्रिस्टल के लिए। शुद्ध क्रिस्टल के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, तो डेल्टा एस किसके बराबर हो जाएगा? एस टी के बराबर हो जाएगा। ये तो 0 हो गया, यानी कि आपके पास अब एस टी क्या आ गया? निरपेक्ष मान आ गया। एस टी क्या है? निरपेक्ष मान है, और इसका मान किसके बराबर होगा? डेल्टा एस के बराबर। यही हमें प्राप्त करना था। ठीक है, और डेल्टा एस को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि देखिए हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले तो एंट्रोपी के डेफिनेशन से हम लिख लेते हैं dq अपॉन टी, ये एंट्रोपी की डेफिनेशन है। अब हमारी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? 0 केल्विन ताप थी, और हमारी अंतिम स्थिति क्या है? टी ताप है। तो इसके हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं एंट्रोपी का टी ताप पर मान निकाल सकते हैं 0 to t dq अपॉन टी। यही हमारा थर्ड लॉ का एप्लीकेशन है कि हमने निरपेक्ष एंट्रोपी का मान ज्ञात कर लिया है। आगे हम देखेंगे और भी नए टॉपिक्स। थैंक यू।